हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नए कंटेंट के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। काफी लंबा अध्याय है लेकिन प्रोसेस भी तो लंबी है। कहां सिंधु घाटी की सभ्यता और कहां हम आज खड़े हैं, यानी लगभग अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास को थोड़ा सा अपन छोड़ भी दें तो रेशम मार्ग से जो अपन ने शुरू किया है वहां से लेकर अभी तक आते हैं तो 2-2.5 हजार सालों के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये दुनिया भूमंडलीकृत कैसे हुई। इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बहुत पीछे के कंटेंट में नहीं जाऊंगा, वो आप पिछले वीडियोज में देख लेंगे। मैं केवल इतना बोलूंगा कि पिछला जो कंटेंट हमने देखा उसमें हमने देखा था कि गिरमिटिया मजदूरों के बाद दुनिया में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो आरंभ की थी वो भारतीय उद्यमियों ने भी की। केवल भारत के मजदूर नहीं थे जिन्होंने दुनिया भर के देशों में जाकर अपनी सांस्कृतिक विविधता को स्थापित किया, एक नई सभ्यता बसाई, नए धर्मों का प्रचार प्रसार किया, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ के जो पैसे वाले सेठ, साहूकार, महाजन लोग थे, इन्होंने भी रुपया पैसा उधार देकर जगह जगह बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम स्थापित करके इन्होंने भी दुनिया को भूमंडलीकृत करने का काम किया। उस प्रक्रिया में अपनी भूमिका भी निभाई। इसके बाद हमने देखा कि ब्रिटेन का जो व्यापार भारत के साथ हो रहा था उसमें भारत पूरे तरीके से घाटे में जा रहा था, ब्रिटेन पूरे तरीके से फायदे में जा रहा था। यह फायदा कब तक होता? कहते हैं ना, अति का होता है अंत। तो बस अति का अंत होने जा रहा था। 19वीं सदी की जो दुनिया थी, 19वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा था। वो झटका लगना था पहले विश्व युद्ध के रूप में। भले ही कारण जो भी रहे हों, आप जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाला अध्याय जिसका अंतिम पाठ है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, उसमें हमने पढ़ा है कि बाल्कान देशों की समस्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो उसके बाद उसका असर भारत पर क्या पड़ता है ये भी हमने देखा है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय वाले अध्याय में जब भारत का राष्ट्रवाद हम पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, या प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में क्या भूमिका निभाई। इसको भी हमने देखा समझा। इन सब पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है इस अध्याय में। तो आप लोग मानसिक रूप से तैयार होकर के चलिए देखिए कि किस तरह से अब 20वीं सदी में दुनिया भूमंडलीकृत होती है या यहां पर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया नीचे जाती है, अर्थात डीग्लोबलाइजेशन शुरू होता है। एक बात और, जब भूमंडलीकरण का बनना वाले अध्याय को मैंने शुरू किया था तब हमने देखा था कि चीन और भारत दुनिया की शक्ति थे। फिर दुनिया के व्यापार का केंद्र, अर्थव्यवस्था का केंद्र पश्चिम की तरफ खिसककर यूरोप में हुआ और यूरोप में भी ब्रिटेन पावरफुल बना। लेकिन यह प्रथम विश्व युद्ध अब ब्रिटेन की शक्ति को कम करेगा, यूरोपीय ताकतों की ताकत को घटाएगा और अमेरिका नई शक्ति के रूप में उभरेगा। चलिए अपन इसको देखते हैं और समझते हैं। कक्षा 10 इसका भाग 8 हम पढ़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, आज से एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं कि इसके पहले हम 19वीं सदी का अर्थशास्त्र या 19वीं सदी की दुनिया के अंतर्गत भूमंडलीकरण देख रहे थे। आज हम देखेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसे चली। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ेगा महायुद्धों के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम पहले तो देखेंगे कि जब युद्ध चल रहे थे तो उस दौरान अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में क्या परिवर्तन आए और जब युद्ध समाप्त हो गया तब उसके बाद सुधार करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। तो चलिए अपन शुरू करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस भूमंडलीकृत विश्व का बनना के अंतर्गत हम देख रहे हैं भाग 8। एक बार ओवरव्यू फिर से अपन कर लेते हैं, इसका रिकैप कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पाठ की शुरुआत की थी वैश्विक अंतर संबंध से, प्रवास की चर्चा की कि लोगों ने यात्राएं शुरू की हैं। फिर रेशम मार्ग की बात की, जब यात्रा होगी तो मार्ग की बात होगी ही। रेशम मार्ग जो कि रेशम के व्यापार के लिए खोला गया था, लेकिन उस मार्ग से
केवल रेशम ने यात्रा नहीं की, भोजन ने भी यात्रा की। नूडल्स जो हैं वो चीन से यात्रा करके पहुंचे अरब, और अरब से पहुंच गए इटली के सिसिली में, और वहां पर स्पैघेती बन गए। इसके बाद कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसको जीतने के प्रयास में अमेरिका में चेचक फैल गया, और अमेरिका के साथ में व्यापार करते हुए यूरोप के अच्छे दिन आने लगे। यहां से भारत और चीन की अर्थव्यवस्था डगमगाना शुरू होती है, इनका वर्चस्व कम होता है। अब अपन इस दूसरे चैप्टर में अपन ने देखा था 19वीं सदी की दुनिया में कि यहां से एक नई विश्व अर्थव्यवस्था का उदय होता है, कॉर्न लॉ के माध्यम से। ब्रिटेन से शुरू होता है, यहां पर तकनीकी भूमिका आती है। अब ये यूरोप में ताकतवर शक्तियां उभर आती हैं अमेरिका की दम पर। अमेरिका को गुलाम बनाया, और अब उनकी दम पर, वहां के संसाधनों की दम पर इन लोगों ने ताकत अर्जित की और दुनिया भर में अपने उपनिवेश स्थापित किए। अफ्रीका को लूटा इन्होंने। फिर इनको काम करने के लिए जब मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, दास प्रथा खत्म होने के बाद, तो नई दास प्रथा गिरमिटिया मजदूर के रूप में लाए। हमारे भारतीय उद्यमियों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, और लेकिन इस सारी प्रक्रिया के बावजूद भी ब्रिटेन पावरफुल बना रहा। तो भूमंडलीकरण का ये जो पहला भूमंडलीकरण था, फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन था, ये भारत और चीन का था, एशिया का था। दूसरा ग्लोबलाइजेशन जो 19वीं सदी में हमको दिखाई देता है, यह यूरोप का ग्लोबलाइजेशन था, जिसमें दबदबा था ब्रिटेन का। अब यहां पर ये एक आएगा शॉर्ट ब्रेक। जब ये ब्रेक आएगा, यानी ग्लोबलाइजेशन का पतन होगा विश्व युद्ध के कारण, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संबंध टूटेंगे, और उसके बाद एक नई महाशक्ति का उदय होगा अमेरिका का, जो कि हमारे लिए तीसरे भूमंडलीकरण की तरह सामने आएगा। और अब जो है आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा अमेरिका, यानी यूरोप का वर्चस्व भी खत्म होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां एशिया है, अगर नक्शे में अपन देखते हैं, एशिया से पश्चिम में बढ़े तो यूरोप का दबदबा बढ़ा, यूरोप से पश्चिम में बढ़े तो अमेरिका का दबदबा बढ़ा, और अब अमेरिका के बाद आगे कोई देश नहीं है, तो घूमकर फिर से आना है एशिया की तरफ, यानी भारत और चीन की तरफ। यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, वह भारत बनने जा रहा है। चलिए उन पे चर्चा बाद में करेंगे। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि युद्ध के दौरान क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले देख लें कि कौन कौन से युद्धों की बात हो रही है। यहां पर बात करते हैं युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो है, ये जो शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो है, ये चला था 1914 से 1918 तक। प्रश्न बनता है, इस पर ध्यान रखिएगा आप। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से और चला 1918 तक, जबकि दूसरा विश्व युद्ध जो है, अगर हम यहां पर देखते हैं, दूसरा विश्व युद्ध हमारा जो है वह शुरू होता है 1939 से 1945 तक। अब इन दोनों महायुद्धों के बीच जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या रही, इसको देखेंगे हम कि महायुद्धों के बीच सारी दुनिया के अलग अलग देश, इनके बीच में किस प्रकार से आर्थिक संबंध बने, राजनीतिक संबंध बने, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हमको दिखाई दिए। इस अध्याय को समझने के लिए एक्चुअल में चूंकि सारी चीजें अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है उसको मैंने 4 चरणों में डिवाइड करने का प्रयास किया है आपके पाठ के अनुसार। तो जब हम देखते हैं यहां पर, तो पहला चरण जो है, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1925 तक चलता है, इसको अपन युद्धोत्तर सुधार कहते हैं, युद्ध के बाद सुधार की प्रक्रिया। इसके बाद में जब सुधार की प्रक्रिया होती है तो इतना ज्यादा सुधार हो जाता है कि 1925 से 1929 तक द्वितीय चरण आता है, और इसमें दुनिया में आर्थिक समृद्धि आ जाती है। लेकिन ये आर्थिक समृद्धि का बुलबुला ज्यादा दिन नहीं टिका रहता, और 1929 में एक महामंदी आती है और सारी दुनिया विकराल आर्थिक संकट में फंस जाती है। फिर उस आर्थिक संकट से उभरते हैं, इसी बीच दूसरा महायुद्ध आ जाता है। तो इस तरह से महायुद्धों के बाद किस तरह से अर्थव्यवस्था से उभरती है ये दुनिया, इसको जानेंगे और समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपन देख लें विश्व युद्ध के बारे में। पहला महायुद्ध कहां लड़ा जाएगा? स्वाभाविक है यूरोप में ही लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया
पूरी दुनिया की सारी ताकतें, सारे ताकतवर देश रह रहे हैं यूरोप में, इनके आपसी संबंध टकरा गए तो युद्ध तो हो ही करेगा। लेकिन यूरोप में होने वाले अब इस युद्ध का असर सारी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। पूरी दुनिया चूंकि अब ग्लोबल हो चुकी है 19वीं शताब्दी में, हमने देखा है कि सारी दुनिया 1890 के आसपास आते आते कृषि अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाती है। तो अगर किसी एक हिस्से में कोई बदलाव आता है तो उसका प्रभाव सारे दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो ये तो महायुद्ध की बात हो रही कि यूरोप के सारे बड़े औद्योगिक देश आपस में लड़ रहे हैं और उन्हीं देशों के उपनिवेश बाकी पूरी दुनिया बनी हुई है। तो उन उपनिवेशों पर भी इस युद्ध का असर दिखाई देगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहां पर कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में। यूरोप में ही हुआ था क्योंकि वो जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे ड्यूक फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण किया। उसके बदले में रूस आ गया युद्ध मैदान में। रूस जब युद्ध मैदान में आया तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के फेवर में आ गया। जर्मनी आया तो फ्रांस आ गया, और फ्रांस आया तो ब्रिटेन आ गया, तुर्की आ गया, और इस तरह से ये सारी ताकतें आपस में युद्ध लड़ने लगी। अब इस युद्ध के कारण जो आर्थिक नुकसान हुए, इस युद्ध ने पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को हिला दिया। स्वाभाविक है, जब युद्ध लड़ेंगे तो लोग कहां का व्यापार, कहां के संबंध, कहां की चीजें, एक ही मात्र चीज रह जाती है, हमको जीतना है। और जीतने की इस प्रक्रिया में जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के कारण जो आर्थिक संकट आया था उससे उबरने में 30 साल लग गए। इसी प्रक्रिया को हम देखेंगे, और कुछ इतिहासकार इस प्रक्रिया को डीग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण के पतन की प्रक्रिया भी कहते हैं। चलिए अपन इसे देखते हैं और समझते हैं कि इस युद्ध के कारण सारी दुनिया कराह उठी, सारी दुनिया परेशान हो उठी। ये सारी चीजें कैसे हुई, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। शुरुआत हम करते हैं युद्ध के समय से, यानी 1914 में युद्ध जो है पहला वो दो खेमों के बीच लड़ा गया। पहला खेमा ये आपको रेड में दिखाई दे रहा है। यहां पर पहले खेमे में अगर हम बात करें तो युद्ध में सबसे पहले कूदा था रूस। रूस के बाद रूस की मदद के लिए आया था फ्रांस, और फ्रांस का साथ देने के लिए आया ब्रिटेन। तो ये तीनों देश आपस में फ्रेंड्स थे, यानी ये कहलाए मित्र राष्ट्र, मित्र शक्ति। रेड में आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद युद्ध की शुरुआत करने वाले देश ये थे। एक था जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने ही सर्बिया पर आक्रमण किया और वहीं से युद्ध की शुरुआत होती है, और इसमें शामिल हो जाता है ये तुर्की। अब इनको केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। केंद्रीय शक्तियां इसलिए क्योंकि विश्व के मानचित्र में आप देखिए ये केंद्र में स्थित है, तो इसलिए इनको केंद्रीय शक्ति या धुरी शक्ति कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया। एक खेमा मित्र राष्ट्र कहलाया जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरा खेमा केंद्रीय शक्ति कहलाया जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्क थे। मैं आपको बता दूं कि मानचित्र के माध्यम से अध्ययन अवश्य कीजिए यदि आप सामाजिक विज्ञान के अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हैं। तो केवल भूगोल में नहीं, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र या भूगोल कुछ भी पढ़ें, मानचित्र लेकर के पढ़ेंगे, आपको अध्याय बहुत अच्छे समझ में आएंगे। यहां पर इस मानचित्र में आप लोग देखिए कि किस तरह से लाल रंग में जो देश दिखाई दे रहे हैं वे मित्र राष्ट्र हैं, और नीले रंग में जो देश दिखाई दे रहे हैं वे केंद्रीय शक्तियां या धुरी राष्ट्र हैं। अब इन लोगों को क्या लगता था कि जब अगस्त 1914 में युद्ध शुरू हो गया, जब युद्ध शुरू हुआ तो इन सब लोगों को, इनकी सरकारों को यह लगता था कि ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस यानी दिसंबर तक 3-4 महीने में यह युद्ध खत्म हो जाएगा, यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह युद्ध चल गया 4 साल, और उससे भी ज्यादा समय लिया बल्कि इसने। 1918 तक यह युद्ध चला। यूरोप में आप देख रहे होगे अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। जब यूक्रेन के साथ में रूस का युद्ध शुरू हुआ था तो लोग कहते थे पिद्दा सा यूक्रेन हफ्ता 10 दिन टिक पाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अभी तक युद्ध चल रहा है, 1.5-2 साल से ऊपर हो गए उसको। तो बस यही गलतफहमी उस समय भी थी कि अगस्त 1914 में युद्ध शुरू हुआ है यानी क्रिसमस तक निपटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मानव सभ्यता के इतिहास में जब ये युद्ध शुरू हुआ 3-4 महीने अगर चलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद समाप्त हुआ तो इससे भीषण युद्ध जो है इस धरती पर इसके पहले कभी नहीं लड़ा गया था। अब आप लोग कहेंगे कि महाभारत का युद्ध भी तो हम लोगों ने सुना है, आएगा ना आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए।
यहां पर हम आपकी किताब देखिए कक्षा 10 की, उसका कवर पेज देखिए, क्या लिखा है? समकालीन इतिहास भाग 2। यानी हम अभी की बात कर रहे हैं, समकालीन यानी आज से 250, 300, 400 साल पुरानी इतिहास को इसमें पढ़ रहे हैं भूमंडलीकरण में। तो उस दौरान जो मानव सभ्यता डेवलप हुई उसके इतिहास में इससे खतरनाक युद्ध इससे पहले कभी नहीं लड़ा गया। उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि इस युद्ध में भाग लेने वाले जितने भी देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, तुर्की हो, ये सारे राष्ट्र जो है औद्योगिक राष्ट्र थे। इन सारे राष्ट्रों में उद्योग फल फूल रहे थे, इनके उपनिवेश थे और जबरदस्त उत्पादन इनके अंदर हो रहा था, इनकी फैक्ट्रियों में। अब यही औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे हैं, एक दूसरे को शत्रु भाव से देखते हुए नेस्त नाबूद करने के लिए तुले हुए हैं। और लड़ने के लिए इनके पास अब तीर कमान भाले नहीं, आधुनिक उद्योगों से बनी हुई शक्ति है, उससे युद्ध लड़ रहे हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं, आइए अपन इसको देखते हैं। पहले विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों के नाम आप बहुत अच्छे से सुनिए। पिछले कंटेंट से हम लगातार देखते आ रहे हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हमने देखा कि यूरोप की उभरती हुई ताकतें, यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम और तुर्की, ऑटोमन वाला तुर्की और अपना ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो आपस में लड़ेंगे तो डेफिनेटली इनके उद्योगों से निकलने वाली शक्तियां जो हैं वे निकली स्टैन गन के रूप में, मशीन गन के रूप में, रासायनिक हथियारों के रूप में, यानी उद्योगों से निर्मित अस्त्रों से इन्होंने लड़ाई ली। ये वाली लड़ाई पुराने युद्धों की तरह तीर कमान, भालों या लाठियों से नहीं लड़ी जा रही थी, पत्थरों से नहीं लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई लड़ी जा रही थी उद्योगों और फैक्ट्रियों के माध्यम से उत्पादित होने वाली वस्तुओं से। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि पहले विश्व युद्ध को पहला औद्योगिक युद्ध या आधुनिक औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है। चलिए, यह युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों के ऊपर धरती दिख रही है, मतलब इस युद्ध में जो सामग्री प्रयोग की जा रही थी वो सारी सामग्रियां फैक्ट्रियों से बनी हुई सामग्रियां थी। और वो सामग्री कौन कौन सी थी? वे थे मशीन गन, यहां पर आप देख रहे हैं चित्र देख के ही समझ रहे हैं कि ये भी फैक्ट्री में बनेगा। आप देख रहे हैं हवाई जहाज, ये भी फैक्ट्री में बनेगी। आप देख रहे हैं टैंक, ये भी फैक्ट्री में बनेगा। लड़ाकू विमान भी फैक्ट्रियों में बनेगा। खतरनाक रासायनिक हथियारों की बात करें जिनका इस युद्ध में इस्तेमाल हुआ, ये भी फैक्ट्रियों में और उद्योगों में बन रहे हैं। बस यही कारण है कि इसको पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा गया। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पहले विश्व युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध या पहला औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, तो इसका उत्तर लिखना अब आपके लिए सरल है। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान जो भी सामग्रियां प्रयोग की गई वे सारी फैक्ट्रियों की उपज थी, फैक्ट्रियों से तैयार करके बनाई गई थी। अब केवल सामग्री नहीं, बल्कि अगर अपन देखें कि जलपोत, ये भी अब फैक्ट्रियों में बन रहे थे। रेलगाड़ियां, उनके डिब्बे, उनके स्टीम इंजन, ये भी फैक्ट्रियों से उत्पादित हो रहे थे। तो इनका प्रयोग भी हो रहा था। इनका प्रयोग क्यों हो रहा था? दुनिया भर से हजारों लाखों सैनिकों की भर्ती करना पड़ रही थी। क्योंकि युद्ध जो है जैसे जैसे लंबा खिंच रहा था, वैसे वैसे सिपाही घायल हो रहे थे, वैसे वैसे सिपाही मारे जा रहे थे। तो उनका स्थान लेने के लिए नए नए लोगों की भर्ती की जानी थी। तो इनको ले जाने के लिए, युद्ध के मोर्चों तक ले जाने के लिए विशाल जलपोत और रेलगाड़ियों को तैयार किया गया। ये भी फैक्ट्रियों से उत्पादित होने लगी कि एक रेलगाड़ी भर के भेजी, उसके पीछे दूसरी तैयार बैठी है। आपने पढ़ा होगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय, पहला ही पैराग्राफ लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जबरन भर्ती करके अंग्रेज हमारे देश के युवकों को ले जाया करते थे। तो बस यही सारी चीजें पूरी दुनिया भर में हो रही थी। अब जब हजारों लोग वहां युद्ध के लिए जा रहे हैं तो एक दूसरे को मार रहे हैं, यानी इस युद्ध में मौत की विनाश लीला चालू हो गई। और इसकी कल्पना आप औद्योगिक शक्ति के बिना कभी कर ही नहीं सकते। मतलब आप कल्पना करो कि एक आदमी तीर कमान से लड़ रहा है और तीर कमान वाला युग निकल चुका है, अब स्टैन गन, मशीन गन से लड़ रहे हैं। यानी अब आप मरने वालों की संख्या, घायल होने वाले की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं कितनी होगी। बिल्कुल, इस युद्ध में लगभग मारे गए लोगों की संख्या
90 लाख से ज़्यादा थी और 2 करोड़ लोग घायल हुए। परीक्षा में यह एक छोटा सा सवाल भी आ जाता है कि पहले विश्व युद्ध में कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए। तो आप लोग लिखिएगा 90 लाख यानी 1 करोड़ से कुछ कम लोग मारे गए और 2 करोड़ से कुछ अधिक लोग घायल हुए। अब बात यह आती है कि युद्ध में घायल हुए लोग, युद्ध में मारे गए लोग, ये लोग थे कौन? चलिए देखते हैं। ये जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा मृतक हों या 2 करोड़ से ज़्यादा घायल लोग हों, ये सारे लोग वे लोग थे जो कामों के लिए खेतों में जाया करते थे या रोजगार के लिए फैक्ट्रियों में जाया करते थे। चूंकि सामान्य दिनों में सेना की भर्ती में कम लोग रहते हैं, लेकिन जब युद्ध शुरू होता है और प्रशिक्षित सैनिकों की मृत्यु होने लगती है, तब उनका स्थान लेने के लिए सामान्य ट्रेनिंग देकर के आम जनता को भी उसमें झोंक दिया जाता है। तो वे लोग जो फैक्ट्रियों में, खेतों में काम करते थे, उनको भी सेना में भर्ती कर करके ले जाया जाने लगा। अब ये लोग वहां जाते और या तो मर जाते या घायल होते। अब जब इस प्रक्रिया में लगातार समय बीतते गए तो यूरोप में काम करने वाले लोगों की संख्या घट गई, काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। कहां पर? यूरोप में। अब परिवार में सदस्य संख्या घट गई, यानी वो व्यक्ति जो परिवार के लिए कमाता था वो चला गया युद्ध लड़ने के लिए। अब परिवार के सामने आएगा संकट कि भैया इनकम कहां से होगी, परिवार कैसे चलेगा। एक तो परिवार के सामने समस्या आई, दूसरी समस्या सरकारों के सामने आ गई कि जो लोग फैक्ट्रियों में उत्पादन कर रहे थे, अब उनको हमने फैक्ट्रियों से, खेतों से उठाकर कहां ले गए? मोर्चे पे ले गए लड़ाई के। यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भी नहीं बचे, कामकाजी लोग सारे वहां पहुंच गए। तो अब फैक्ट्रियों में काम किससे कराएंगे? अब यहां पर दृश्य बदलता है और फैक्ट्रियों का पुनर्गठन किया जाता है। फैक्ट्रियों को नए तरीके से डेवलप किया जाता है कि अब ये फैक्ट्रियों में महिलाओं को भी काम करने के लिए लाया जाए। यानी घर की जो औरतें अभी तक घर में चूल्हा चौका करती थीं, वो अब बाहर निकल कर आईं और फैक्ट्रियों में वे काम करने लगीं जो केवल अभी तक मर्द किया करते थे। आप लोगों को महिलाओं की बात याद आई तो फ्रैंकफर्ट सनसेट याद आ रही है? हाँ, वो जो सेंट जॉन पॉल चर्च में हुई थी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाले अध्याय में, हमने उसमें देखा था कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से पहली बार घर से निकलकर दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली थी कि आप इस संसद की जो कार्यवाही है इसको देख सकती हैं, इसका प्रेक्षण कर सकती हैं। इस युद्ध में उसके बाद हमें याद आ रहा है कि अब महिलाओं को कुछ ज्यादा लिबर्टी मिली है। यानी पहला विश्व युद्ध किसी भी रूप में भले ही नेगेटिव रहा हो, लेकिन महिलाओं की दृष्टि से सकारात्मक संदेश लेकर आया कि जब कामकाजी पुरुष मारे गए, घायल हो गए, तो परिवार की आय घट गई, परिवार के सामने आजीविका का, पेट भरने का संकट आ गया। उधर सरकारों के सामने संकट आ गया कि उद्योगों में उत्पादन करने वाले श्रमिक तो मोर्चों पे जाने लगे हैं, अब फैक्ट्री में उत्पादन कौन करेगा। अब निकल के आई महिलाएं। जब महिलाएं बाहर निकल के आई और पुरुषों का काम जब वो करने लगी, तब इससे पूरे समाज में बदलाव आने लगा। प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूरे समाज में बदलाव आया, इसे आप समझाइए, या प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्रथम विश्व युद्ध ने समाजों में क्या बदलाव लाए। इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जब कामकाजी पुरुष मारे गए या घायल हुए, तब परिवार की आय घटी, उद्योगों से उत्पादन घटा, तो परिवार की आय के लिए, उद्योगों में उत्पादन करने के लिए महिलाएं घर से निकली और महिलाओं के साथ बच्चे भी फैक्ट्रियों तक पहुंचने लगे, उद्योगों को नए तरीके से पुनर्गठित किया जाने लगा और इस तरह से यूरोप का समाज बदलने लगा। अच्छा, केवल यूरोप के परिवारों में बदलाव नहीं आया, यूरोप के समाजों में बदलाव नहीं आया, अब पूरी दुनिया में जो देश, औद्योगिक देश आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे ना, इनके बीच में आपसी संबंधों में भी बदलाव आ रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है। चलिए देखते और समझते हैं कि यूरोप के समाज को बदल देने वाले इस युद्ध ने दुनिया के देशों के बीच में संबंधों को कैसे बदला। चलिए देखते हैं। युद्ध के कारण ये जो सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतें थीं, इनके बीच अब आर्थिक संबंध टूट गए। भाई, अब तो इनके बीच में आर्थिक संबंध टूटना ही है, क्योंकि ये तो अब अपनी जीत के लिए लड़ रहे थे ना। ये सारे देश एक दूसरे के लिए बदला लेने पर उतारू थे, एक दूसरे को हराने के लिए बैठे हुए थे। अगर आर्थिक संबंध रखने का
अब आर्थिक संबंध रखने का तो इनके पास टाइम था ही नहीं। इस युद्ध में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहां से आता है टर्निंग पॉइंट, यानी वो जो यूरोप जिसने एशिया के भारत और चीन का दबदबा खत्म करके खुद को वैश्विक महाशक्ति बनाया था, अब उस वैश्विक महाशक्ति यूरोप और यूरोप में भी ब्रिटेन की ताकत कमजोर होने जा रही है। कैसे, चलिए देखते हैं। इस युद्ध के दौरान ये जो ब्रिटेन है, इसने कर्जा लिया हुआ था अमेरिका से, यानी अभी तक जो अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर था, एक तरह से कर्जदार देश था, अब वो ताकतवर कर्जदाता देश बनकर उभर कर सामने आया। अच्छा, ये कर्जदाता देश कैसे बना? इसका अगर आप आकलन करें तो पूरी दुनिया भर में जितने भी देश थे ना, उन देशों की सरकारों या वहां की नागरिकों की जितनी निजी संपत्तियां थी ना, उनका अगर अपन टोटल कर लें तो वो सारी की सारी अमेरिका की सरकार, अमेरिका के नागरिकों की जो टोटल संपत्ति थी उससे कम हो गई थी। यानी अमेरिका के नागरिकों, अमेरिका की सरकार की जो संपत्ति थी, जो संपदा थी, वो पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया में उसका कब्जा हो गया ना। अमेरिका जो है अब वर्ल्ड पावर बनकर उभर रहा है। समझ में आया ना कि मान लो पूरी दुनिया में इन सारे जो बाकी दुनिया बची है, अगर अमेरिका को छोड़ दें तो ये पूरी दुनिया है। अब इस पूरी दुनिया में, हालांकि 1917 में यूरोप के 1917 में इस देश ने, कौन सा है ये? यूरोप, इसने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया था। कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, कौन सा अध्याय है? रूस की क्रांति। जी हाँ, रूसी क्रांति में हम देखा इसने अपने आप को अलग कर लिया। तो रूस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने देश बचे, उन सारे देशों में जितनी भी संपत्ति थी, वो संपत्ति जो है वो किसके अधीन हो गई? वो हो गई अमेरिका के अधीन। अमेरिका के अधीन, क्योंकि अमेरिका इन सारे देशों को, ये जितने भी लड़ रहे थे, इनको युद्ध लड़ने के लिए कर्जा दे रहा था। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अब ब्रिटेन का वर्चस्व टूट रहा है। ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ये जितने भी देश हैं, ये जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, ये सारे के सारे अमेरिकी कर्ज पर निर्भर हो गए। यानी पूरी दुनिया को अमेरिका ने कर्ज बांटा। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम मुद्रा और साख वाले में पढ़ते हैं, समर्थक ऋणाधार की मांग कर्ज देने वाला क्यों करता है? ताकि जब तक सामने वाला कर्ज नहीं पटा रहा है, तब तक हम उस समर्थक ऋणाधार या उस गारंटी का उपयोग हमारे लिए कर सकें। मतलब इन देशों ने अगर कर्ज लिया है अमेरिका से, तो कुछ ना कुछ गारंटी दी होगी। तो वो सारी गारंटियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इन देशों के पास में ज्यादा से ज्यादा अगर संपत्ति रही होगी, मान लो अपन एक उदाहरण तौर पर देखें, सामान्य उदाहरण के तौर पर, कि पूरी दुनिया की संपत्ति मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ रही होगी, तो अमेरिका की संपत्ति 30 करोड़ 40 करोड़ हो गई। अपनी खुद की संपत्ति प्लस वो जो गारंटी के तौर पर जो संपत्ति अमेरिका के कब्जे में आ गई थी, वो संपत्ति। इस तरह से अमेरिका एक ताकतवर देश के रूप में उभरा। अब सवाल ये आता है कि इस युद्ध ने, इस विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, सारे देशों को मिटा डाला। अब इस युद्ध के बाद में आते हैं हम अगले चरण पर, दूसरे चरण पर। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या काम होते हैं, और ये काम अब कौन करेगा? अब शुरू होंगे ये काम अमेरिका से। आपने नोटिस किया होगा, रेशम मार्ग का पतन होता है, तब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का अगुआ बनता है ब्रिटेन, यानी कॉर्न लॉ के माध्यम से ब्रिटेन जो है वो ताकतवर देश बनता है, और यहां विश्व युद्ध के बाद ताकतवर देश बनकर उभर रहा है अमेरिका। चलिए अपन देखते हैं और समझते हैं कि युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या प्रयास हुए। युद्ध के बाद ये जो पूरी धरती थी, पूरी मानवता थी, ये कराह उठी। अब इसको पटरी पर लाने का काम किया जाना था कि किस तरह से इस पूरी अर्थव्यवस्था को दुनिया की पटरी पर लाया जाए और फिर से हम उसको आगे बढ़ाएं। युद्ध से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटेन बड़ी पावरफुल इकोनॉमी थी, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और युद्ध का जब समय लंबा चला तो सबसे ज्यादा संकट इसी को झेलना पड़ा, और यह अमेरिका का कर्जदार देश बन गया। अब यह पूरे तरीके से अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गया। इधर हम देखते हैं कि एक तरफ जहां ब्रिटेन युद्ध लड़ने में बिजी था, दूसरी तरफ भारत और जापान, यहां पर उद्योग विकसित होने लगे थे।
यानी अब इसके बारे में अपन औद्योगिकरण के युग या अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जब देखेंगे तब समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योगों के लिए एक अच्छा माहौल पैदा कर दिया था, क्योंकि युद्ध के समय यूरोप में जो फैक्ट्रियां थीं जो उत्पादन कर रही थी उतना पर्याप्त नहीं था। तो जापान और भारत में भी जो फैक्ट्रियां लगी उसमें भी युद्ध सामग्री जो है बनाई जाने लगी और इस तरह से ये सामग्री भी वहां जा रही थी। दूसरा, अपने लोकल मार्केट के लिए भी सामग्री, चूंकि अब ये सारे देश तो युद्ध लड़ रहे थे तो लोकल के मार्केट के लिए स्थानीय लोगों की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के जापान और भारत में मार्केट और फैक्ट्रियां उपलब्ध हो गई। अब युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन जो है वो फिर से भारत में वही दबदबा स्थापित करने की कोशिश करता है कि एक बार फिर से मैं पुराना वर्चस्व स्थापित कर लूं जो युद्ध के पहले था। लेकिन अब भारतीय बाजार में ब्रिटेन पहले वाला वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ। उसके लिए अब बड़ी कठिनाई का समय हो गया। अब यहां पर उसको केवल भारत से नहीं बल्कि भारत के साथ साथ अब उसका अगला जो है प्रतिद्वंदी जापान भी तैयार हो गया। जापान के साथ में भी उसको मुकाबला करना था। ये आपको जापान का ध्वज दिख रहा है इस तरह से, ये है जापान और ये है ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन का जो है अगला प्रतिद्वंदी कौन हो गया? अब सीधा मुकाबला उसको होने लगा जापान से। जापान ने अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित किया और ब्रिटेन ने दूसरी तरफ क्या किया हुआ था? युद्ध के समय जो उसके खर्चे थे उन खर्चों को पूरा करने के लिए उसने अमेरिका से कर्जे लेकर रखे थे, जमकर कर्जा लिया हुआ था। अब परिणाम ये हुआ कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो ये जो ब्रिटेन था, एक समय दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्था था, सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, वह कर्ज के मकड़ जाल में दब गया। विदेशी कर्जों के भार तले वह उनकी बेड़ियों में जकड़ गया। वो ब्रिटेन जो भारत को गुलाम बनाया था वो अब अमेरिका की एक तरह से आर्थिक गुलामी की चपेट में आ गया। इधर ब्रिटेन का दबदबा खत्म हो रहा था और दुनिया भर में भी माहौल बदलने लगा था। जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के मोर्चे पर किसी भी चीज की कमी ना रहे। सारे देश यही चाह रहे थे कि ब्रिटेन भी चाह रहा था कि मेरे सैनिकों को बराबर गोला बारूद सब मिलता रहे। जर्मनी का भी चाह रहा था कि उसको खाना पीना भी मिलता रहे और लड़ते रहें। रूस वाला भी चाह रहा था, हालांकि रूस 1917 में अलग हो गया था युद्ध से, लेकिन बाद में ये जुड़ा, अमेरिका जुड़ा युद्ध के साथ में। तो ये सारे देश जो है जीतने के लिए लड़ रहे थे, तो इनको लगातार उत्पादन करना पड़ रहा था। पूरी दुनिया में लगातार फसलें उगाई जा रही थी, लगातार फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा था। पूरी दुनिया में जो है बढ़िया फैक्ट्रियां चल रही हैं, अलग अलग शिफ्ट में चल रही है, दिन में चल रही हैं, रात में चल रही हैं। लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है तो आय में वृद्धि हो रही है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है और सारा उत्पादन खप रहा है युद्ध के मोर्चों पर। यानी युद्ध के समय, ड्यूरिंग द वॉर, 1914 से 1918 के बीच पूरी दुनिया में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो लोग थे उनका फायदा हो रहा था। एक आर्थिक उछाल जो है पूरी दुनिया में देखा गया। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ यह माहौल समाप्त होने लगा और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखाई दिया और इस अर्थव्यवस्था ने फिर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। चलिए देखते हैं। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई इसको आप देखिए। युद्ध चल रहा था तब मांग बढ़ी। मांग काय की बढ़ी? सैनिकों के लिए वर्दी भेजना है, सैनिकों के लिए बंदूक भेजना है, सैनिकों के लिए गोली बुलेट्स भेजना है। तो लगातार मोर्चों पर मांग बढ़ी। अब इस मांग की पूर्ति के लिए दुनिया भर में उत्पादन हुआ, चाहे गेहूं भेजना हो, चाहे खाना भेजना हो, चाहे कुछ भी भेजना हो। दुनिया भर में उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन फैक्ट्री अपने आप तो करेंगी नहीं, उसके लिए लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो रोजगार में जमकर इजाफा हुआ। यानी युद्ध के समय जो है आर्थिक माहौल बहुत ऊपर पहुंचने लगा। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध के बाद पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। उत्पादन जो है वो नीचे गिरने लगा। अब आप सोचिए, जब उत्पादन गिरेगा तो बेरोजगारी घटेगी। अब बेरोजगारी घटेगी, उत्पादन कम होना शुरू हो गया, बेरोजगारी घट गई, तो अब सरकारों को तो अपना घाटा पूरा करना है। तो सरकार अपना घाटा कैसे पूरा करेगी? टैक्स बढ़ाकर। उसने टैक्स बढ़ा दिए। हालांकि युद्ध संबंधी जो खर्चे थे उसको भी उसने कम करने का प्रयास किया, लेकिन जो युद्ध में एकदम से ज्यादा खर्च हो गया। आप सोचिए कि सामान्य दिनों में यदि सैनिक जो सीमा पर रहते हैं
उनको कितनी 10 गोलियों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन युद्ध के समय कितनी गोलियों की जरूरत पड़ रही है? 1000 की, 10,000 की, 1,00,000 की। वहां पे तो कोई सीमा नहीं है, यानी उत्पादन बढ़ेगा। अब क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। अब वहां पर भेजे जाने वाले चाहे बुलेट्स हो चाहे कुछ भी हो, इन सारी चीजों ने, खाद्य सामग्री हो या अन्य सामग्री हो, इनका अब उत्पादन कम हो गया। अब चूंकि पूरी दुनिया में उत्पादन हुआ था तो मार्केट वस्तुओं से भरी पड़ी थी। अब सरकारों ने युद्ध के बाद उत्पादन बंद कर दिया। उत्पादन बंद किया तो उत्पादन ही नहीं होना है तो लोगों की जरूरत नहीं, यानी लोग बेरोजगार हो गए तो बेरोजगारी बढ़ी। अब सरकार को युद्ध में जो खर्चा हुआ था उसको पूरा करना है तो टैक्स बढ़ा दिया। कुछ युद्ध की जो अब ये जरूरतें पूरी हो गई युद्ध व्यय की, अब उनको 10 लाख बुलेट या मशीन गन या टैंक तो लगना नहीं है, तो फिर से वापस पुरानी स्थिति में आने लगे। तो वो जो व्यय हो रहा था उस पर उन्होंने कटौती कर दी। अब इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भोगना पड़ा कृषि अर्थव्यवस्था को, चूंकि पूरी दुनिया उस समय कृषि आधारित थी। औद्योगिक देश तो 5-6 थे, लेकिन पूरी दुनिया जो है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर थी। तो सबसे ज्यादा संकट कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आया। यानी 1921 के समय की अगर हम बात करें तो हर 5वां जो ब्रिटिशर था, मजदूर था, उसके पास में काम नहीं था। ब्रिटेन में हर 5वें नागरिक के पास में काम नहीं था। ब्रिटिश मजदूर जो 5वां मजदूर था उसके पास काम नहीं था। और केवल काम नहीं था ऐसी बात भी नहीं है, उनके पास भविष्य में रोजगार मिलेगा इसकी भी कोई संभावना नहीं थी। यानी इस अनिश्चितता का जो माहौल था ये युद्ध के बाद एक सामान्य व्यवहार की तरह हो गया। यानी जो अनिश्चितता का माहौल था ये युद्ध के बाद तैयार हो गया। लोगों के अंदर बेचैनी आने लगी कि यार अब होगा क्या हमारा। और लोग जिनके पास में युद्ध के दौरान रोजगार थे वे बेरोजगार होने लगे, बेचैनी का शिकार होने लगे। पूरे इंग्लैंड में, पूरे ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में एक निराशा का माहौल छा गया। बात कृषि अर्थव्यवस्था की हो रही थी कि सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कृषि अर्थव्यवस्था पर यह आया संकट क्या था, चलिए अपन इसको देखते हैं और समझते हैं। पूरी दुनिया की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी उन पर संकट छाया। इसका उदाहरण अपन गेहूं से देखते हैं। तो जब गेहूं की बात करते हैं तो युद्ध जब शुरू हुआ था उसके पहले यानी 1914 के पहले, हमने पहले भी देखा है पिछले इकाइयों में, पिछले वीडियोज में, कि जो पूर्वी यूरोप था, यानी यूरोप का जो पूर्वी भाग था ये वाला, ये पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला बड़ा केंद्र था। लेकिन अब हो गया युद्ध शुरू, और युद्ध कहां हो रहा है? यूरोप में ही हो रहा है। जब यूरोप में ही युद्ध हो रहा है तो अब यूरोप का ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है ये तो गेहूं उगाएगा नहीं, तो गेहूं का उत्पादन होने लगा अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार तेज हो गई। यहां के किसानों ने पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि अब इसको कहां भेजना है? यूरोप भेजना है। इस जितना ज्यादा भेजेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे हम। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो जो पूर्वी यूरोप था वहां वापस गेहूं की पैदावार सुधरने लगी। अब आप देखिए कि पूर्वी यूरोप जो पहले पूरी दुनिया को गेहूं का, पूरी दुनिया में गेहूं का निर्यात करता था, वहां पर भी गेहूं उगने लगा, वहां पर भी फसलें उगने लगी। इधर आप इधर देखिए आकर के, ये ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं की पैदावार जमकर हुई। इधर आप देखिए आकर अमेरिका में भी पैदावार जमकर हुई। अब पूरी दुनिया में गेहूं गेहूं हो गया। विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अब जब गेहूं ही गेहूं ज्यादा हो गया और गेहूं के खरीदार नहीं बचे तो अनाज की कीमत क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। यानी वस्तुओं की सप्लाई ज्यादा हो गई, पूर्ति ज्यादा हो गई और दुनिया में मांग कम हो गई। तो मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार डेफिनेटली यहां पर कीमतें गिरेंगी। अब कीमतें गिरेंगी तो जो गांव के लोग थे उनकी आय कम होगी। उनकी आय कम हुई और उनकी आय कम हुई तो उसकी वजह से किसान गहरे संकट में फंस गए। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया कि पहले विश्व युद्ध ने क्या तबाही मचाई और उस विश्व युद्ध की तबाही के फलस्वरूप हुआ क्या कि शुरुआत में जब कि युद्ध के दौरान 1914 से 1918 तक सामानों की जबरदस्त जरूरत थी, चूंकि जीतने के लिए करो या मरो की स्थिति थी, मरो या मारो की स्थिति थी। तो दुनिया भर के देश अपने सैनिकों को पूरी सामग्री उपलब्ध कराना चाहते थे, उनके लिए भोजन, उनके लिए रसद, उनके लिए बंदूक, गोली, बारूद, गोला, सब कुछ, और उसके लिए उत्पादन हो रहा था फैक्ट्रियों में। जब मांग थी तो उत्पादन था, और उत्पादन थी तो रोजगार था, और रोजगार था तो जनता की बल्ले बल्ले थी, श्रमिकों की बल्ले बल्ले थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तब माहौल बदल गया। सबसे ज्यादा असर कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कैसे पड़ा? पूर्वी यूरोप जो है
वो गेहूं उत्पादन करता था और पूरी दुनिया में सप्लाई करता था। लेकिन जब युद्ध चला यूरोप में तो वहां का उत्पादन बंद हो गया। अब वो जो गेहूं उत्पादन करने वाले किसान थे वो तो युद्ध लड़ रहे हैं, गेहूं कौन उगाएगा भैया? तो गेहूं उगने लगा कहां? मौका का फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। अब यहां पर गेहूं का उत्पादन खूब जम के किया। यहां के किसानों ने सोचा कि भर भर के गेहूं उगाओ और यूरोप भेजो, युद्धों में उनको जरूरत पड़ेगी, हम माल बनाएंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हो गया, पूर्वी यूरोप ने अपने आप को संभाला और वहां फिर से गेहूं का उत्पादन होने लगा और यहां पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गेहूं की मांग वहां पर कम पड़ गई। अब पूरी दुनिया गेहूं से भर गई, पूरी दुनिया में गेहूं गेहूं होने लगा। अब जब पूरी दुनिया में गेहूं हुआ, यानी जरूरत है नहीं है और वस्तु की पूर्ति बहुत ज्यादा हो रही, मांग कम हुई और पूर्ति अधिक हो गई, तो जो वस्तु थी, जो गेहूं था, उसकी कीमत नीचे आ गई। जब गेहूं की कीमतें गिरी तो उसका असर किस पे पड़ेगा? किसानों पे पड़ेगा। उसका असर किस पे पड़ेगा? ग्रामीण मजदूरों पे पड़ेगा जो किसानों पर निर्भर थे। और इस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह से पूरी दुनिया जो है वह इस आर्थिक डाउनफॉल की चपेट में आने लगी। यहां तक आप लोगों ने इसको देखा और समझा। अब इसके बाद में यह तो हो गई अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल की बात, लेकिन अब इस अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम करेगा दुनिया का नया डॉन अमेरिका। इसको अगर देखना है और समझना है तो आपको अगले कंटेंट का इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से अमेरिका ने वो कौन सी पद्धति अपनाई, वो कौन से तरीके अपनाए अमेरिका ने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने का मौका मिला। इसके पहले कि आप अगले कंटेंट पे जाएं, इसके पहले कि मैं अगला कंटेंट तैयार करूं, आप लोगों की बारी है कि इस कंटेंट में यदि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है तो ये जो पीछे स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं 5, इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर उत्तर देने में कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग दीजिए इन प्रश्नों का उत्तर और मैं चलता हूं अमेरिका की खबर लेने के लिए कि आखिर उसने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से दुनिया में आर्थिक समृद्धि आने को तैयार बैठी है। चलिए आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।